नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। करीब 2 हफ्तों के बड़े से गैप के बाद आज आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और ये गैप क्यों हुआ, क्योंकि मुझे एक्चुअली स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से करीब 1 हफ्ता कंप्लीटली मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। और साथ ही 19 फरवरी से मेरी बेटी के फाइनल एग्ज़ाम्स भी चालू हैं, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। इसी वजह से मैं कोई व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर क्या करती। लेकिन फाइनली मैंने कुछ क्लिप्स को जोड़कर आप लोगों के लिए एक व्लॉग तैयार किया है। आइए उसी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो, ये क्लिप्स हैं 11 फरवरी की। उस दिन एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये बड़ा सा एक बुके लेके आए थे। लाइफ में पहली बार मुझे बुके मिला, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और मिला क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को एक्चुअली हमारी शादी की सालगिरह थी, और ये हमारी 25वीं शादी की सालगिरह थी। लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि 12 फरवरी को ही मेरे हस्बैंड को एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और 13 फरवरी को मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमारी एनिवर्सरी के दिन ही हम दोनों ही लगभग बिस्तर में थे, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। तो फिर कैसी एनिवर्सरी, क्या सेलिब्रेट हम करते। लेकिन ये 11 फरवरी की कुछ क्लिप्स थी जो मैंने शूट करके रखी थी। सोचा था कि 13 फरवरी को एनिवर्सरी का भी मैं व्लॉग शूट करूँगी, और मतलब जैसे सब सोचते हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। खैर, जैसा हम सोचते हैं हमेशा तो ऐसा नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी शादी की एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हमने आज तक अपनी कोई एनिवर्सरी ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन हाँ, इतना कर लेते थे कि छोटा सा केक कट कर लिया, या अच्छा सा कोई खाना बना लिया, या फिर कहीं बाहर खाना खाने चले गए, बस इतना ही। अभी यहाँ पर जो मैं फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये लगभग सारे ही फ़ोटोज़ एक जैसे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। शादीशुदा ज़िंदगी के शुरुआती कुछ सालों में या कुछ दिनों में कह सकते हैं आजकल तो, कि हाँ, आपको एक्साइटमेंट रहती है कि भाई कुछ नया होगा, या होता है ना शुरू शुरू का चार्म। लेकिन बाद में एक शादीशुदा ज़िंदगी से ज़्यादा, सच बताऊं तो, बोरिंग कुछ नहीं होता। 365 दिन लगभग एक जैसे ही होते हैं। ऐसा कोई रोज़ रोज़ सरप्राइज़ नहीं मिलता। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सच बताऊं, ये बोरिंग वाली ज़िंदगी जो होती है ना, शादीशुदा ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, यही लंबी चलती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, रोज़ रोज़ सरप्राइज़ देना, घूमने जाना, या एक दूसरे को अपना प्यार जताना। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक सरवाइव कर पाती हैं, क्योंकि जो चीज़ें बोरिंग होती हैं ना, रूटीन में होती हैं, वो करने में सब झिझकते ज़रूर हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि वही चीज़ें सस्टेनेबल होती हैं और वही आपकी लाइफ में रुकती हैं। अब इस बुके की कहानी मैं आपको बताती चलूँ। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि लाइफ में पहली बार मिला, मैंने देखा ज़रूर है दूसरों के हाथों में, लेकिन मैंने खुद के हाथ में कभी बुके लेके देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी मिला ही नहीं और ना ही मैंने कभी मांगा। तो ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ये फ्लावर बुके मिला था, जिसको मैंने करीब 1 हफ्ते तक संभाल के भी रखा था, पानी वगैरह में डाल के, ताकि ये जो फूल है फ्रेश रहें। और साथ में मेरे हस्बैंड ढेर सारी चॉकलेट्स भी लाए थे, जो कि बाद में बच्चों ने ही खाई, क्योंकि जब तक हमारी खाने की बारी आई तब तक तो दोनों ही जन बिस्तर पे लेट चुके थे। मतलब मैं भी बीमार थी और मेरे हस्बैंड भी बीमार थे। और ये जो पिक अभी आप देख रहे हो केक की, ये एक्चुअली 13 फरवरी की ही है, क्योंकि थे तो बिस्तर में ही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक छोटा सा केक मंगा लेते हैं। और आप देख सकते हो जिस थाली में ये केक रखा हुआ है ना, वो जो खाना खाने वाली थाली होती है ना, जिसमें अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, ये वो है। क्योंकि मैं बिस्तर में थी, सिंपली बस मैं खाना ही बना पाई थी, बर्तन भी साफ़ नहीं हुए थे। इसी वजह से आप देख सकते हो कि कोई प्लेट भी घर पे ऐसी नहीं थी कि जिसमें हम ये केक रख सकें। तो मेरी बेटी को बस यही प्लेट मिली रसोई में, वो यही ले आई, और उसी के साथ हमने ये
छोटा सा केक कट किया, जिसको ज़्यादा शौक से बच्चों ने ही खाया क्योंकि हम दोनों ही दर्द में थे। मैं अपने स्लिप डिस्क के दर्द में और मेरे हस्बैंड अपने दर्द में। तो खैर जैसा भी हो, फाइनली ऐसा था हमारी 25वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन। और जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा ही रहा। क्योंकि सच बताऊं, हमसे ज़्यादा इस सेलिब्रेशन को हमारे भाई बहन और मेरी नंदे, मतलब हमारे आसपास के लोगों ने ज़्यादा मिस किया। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम इस 25वीं सालगिरह को थोड़ा अच्छे से मनाएं, सब इकट्ठा हों, और वही सेलिब्रेशन वाला मूड था सबका। लेकिन फिर खैर जब मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, तो सबने खैर समझा। और मैंने सबसे बोला भी है कि चलो 25वीं ना सही, हम 26वीं सालगिरह मना लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 1 साल की ही बात है, जो होगा आगे भी अच्छा ही होगा। और जैसा मैंने बताया कि 13 फरवरी को मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये क्लिप्स जो अभी तक आपने देखी वो 11 फरवरी और 13 फरवरी की रात की छोटी सी क्लिप थी। लेकिन अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये मैंने 20 फरवरी को शूट की थी, यानी कि पूरे 1 हफ्ते बाद। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं 1 हफ्ता बेड रेस्ट पे थी। और टाइम आपने अभी देखा, करीब 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है। तो शाम को मैं खाना ही बना रही थी। शाम के एक्चुअली थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से ठीक तो हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी काम की स्पीड उतनी नहीं है। आप देख रहे हो मैं कितना धीरे धीरे काम कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर है खड़ा धनिया, संतरे के सूखे हुए छिलके और लाल मिर्ची, जिनको कि मैंने सूखने के लिए दोपहर में छत पे रखा था। और अभी मैंने अपनी बेटी से बोला था कि उनको उठा लाओ, क्योंकि फिर मेरे याद नहीं रहता और ओस में ये फिर दोबारा से भीग जाएंगे। यहाँ पर है ये मोटे वाला बेसन। देखिए मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा दरदरा होता है, जिससे मैं बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ। घी मैंने चढ़ाया हुआ था कढ़ाई में, उसी में मैंने करीब 200 ग्राम बेसन डाला है। और घी भी मैंने शुरुआत में कम ही चढ़ाया था। धीरे धीरे करके मैं इसमें बेसन और घी ऐड करती जा रही हूँ। शुरुआत में बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा बेसन एक साथ आप मत डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी अगर आप शुरुआत में डाल देते हो ना, तो शुरुआत में तो आसानी होती है बेसन को भूनने में, लेकिन फिर धीरे धीरे ना वो बेसन घी छोड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप धीरे धीरे डालते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि कम का इलाज है, ज़्यादा का कोई इलाज नहीं। घी अगर ज़्यादा गिर गया तो फिर आपको बेसन और डालना पड़ेगा, कम रहेगा तो बेशक आप थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए। जैसे कि अभी मैं डाल रही हूँ, मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी और डाला। वैसे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारा घी डालकर ही बेसन के लड्डू बनाएं। मैंने आधा किलो घी में 1 किलो बेसन भून के भी आसानी से लड्डू बनाए हैं, यानी कि बेसन का आधा घी। और कुछ लोग तो 1 किलो घी में 1 किलो ही बेसन भूनते हैं। वो उनकी मर्जी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा घी डालना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आप कम घी में भी ज़्यादा बेसन भून के उसके लड्डू बना सकते हैं। बस आपके हाथों को थोड़ी सी मेहनत उसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम ढेर सारा घी डाल देते हैं ना, तो बेसन को चलाने में मेहनत कम लगती है, और जब थोड़ा घी डालते हैं तो ऑब्वियसली आपके हाथों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर है गाजर की खीर, जो कि मैंने 2 दिन पहले अपनी बेटी की रिक्वेस्ट पे बनाई थी। तब उसने बस थोड़ी सी ही खाई थी, और जब का ये व्लॉग है ना, तब मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। एक्चुअली वो करीब 2 दिन के लिए इस बीच बाहर गए थे, लेकिन तब तक वो भी आ चुके थे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए ये गाजर की खीर उनको सर्व कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी गाजर की खीर बनी है। हलवा तो मैं इस सीज़न में सिर्फ 1 ही बार बना पाई थी, लेकिन हाँ, गाजर की खीर मैंने 2-3 बार बना ली है, बस मैं शूट नहीं कर पाई थी। इस बार भी शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इसकी एक प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पर है। मैं उस वीडियो का लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई है, क्योंकि उसको भी खीर खानी थी। तो खीर तो उसने अपने लिए ले ली है, लेकिन अभी फिलहाल उसको बेसन चलाने का शौक चढ़ा हुआ था।
तो मैं उसको यही बता रही थी कि भाई धीरे धीरे चलाओ और आँच को थोड़ा धीमा रखो, नहीं तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पर वो बेसन को भून कम रही है, उसके साथ खेल ज़्यादा रही है। आप देख सकते हो, बस एक बार चमचा चलाया, उसके बाद फिर से वो उसको फ्लैट करने पे लग गई। तो बच्चे हैं, वो आपकी मदद तो करना चाहते हैं किचन में, लेकिन सही बताऊं उनको प्रॉपर तरीका पता नहीं होता। बस यही आकर वो छोटे छोटे अपने खेल करते रहते हैं और इसी से आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल जाती है। तो चलिए खैर, यहाँ पर अभी करते हैं हम रोटी बनाने की तैयारी। एक्चुअली उस दिन दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे, तो वही दाल बची हुई है, उसके साथ बस मुझे रोटियां ही सेकनी है। सिंपल सी उड़द की दाल बनाई थी मैंने, जिसको माश की दाल भी बोलते हैं, सफ़ेद उड़द की दाल, बिल्कुल पतली सी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और जैसे मैंने कहा कि वो 2 दिन बाद वापस आए थे, तो इसीलिए मैंने उड़द की दाल बनाई थी, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। बल्कि मुझे ये दाल बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने तो सिंपली आलू की सब्जी रखी हुई थी, उससे रोटी खाई थी। तो यहाँ पर वही अपने रूटीन के काम, मैं खाना बना रही हूँ, सबको सर्व कर रही हूँ। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा ना कि ये जो रूटीन वाली लाइफ होती है ना, ये सबको बड़ी बोरिंग लगती है कि लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है, हम एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, वही खाना बनाना, वही कपड़े धोना, वही घर की सफाई करना, या फिर कोई जॉब करता है तो कहते हैं कि बस वही रोज़ रोज़ जॉब पे जाना। लेकिन सच बताऊं, ये जो रूटीन लाइफ है ना, ये एक तरह का वरदान है। क्योंकि बहुत से लोगों को, खासकर आजकल की पीढ़ी को लगता है कि लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ये क्या बोरिंग सी लाइफ जी रहे हो, वही रोज़ का खाना पीना काम। लेकिन सच बताऊं, ज़िंदगी यही है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम 9 से 5 की लाइफ में बहुत बोर हो जाते हैं, 9 से 5 की जॉब है, क्या ही करना है, छोड़ दो, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो। बेशक वो सब सही कहते हैं, लेकिन 9 से 5 वाली जो लाइफ होती है ना, जो जीते हैं उनसे पूछ के देखिए कि उस लाइफ में कितना सुकून है। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ भी रूटीन से चल रही है, बोरिंग चल रही है, वही काम है, वही खाना, वही पीना, वही ऑफिस जाना, और आप इससे बोर हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बोर मत होइए। ये चीज़ें किसी किसी के नसीब में है, वरना लोगों की ज़िंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स चलते हैं ना, जिनसे वो आसानी से उबर भी नहीं पाते। और उन लोगों से पूछिए कि वो दुआएं करते हैं कि किसी तरह से उनकी लाइफ एक रूटीन में वापस आ जाए। तो जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना कि पनीर रोज़ रोज़ खाने को किसी को नहीं मिलता, और रोज़ रोज़ अगर खाओगे भी तो शायद अच्छा ना लगे। रोज़ में तो यही घर की दाल रोटी अचार, यही सबको भाता है, और इतना अगर मिल रहा है ना तो शुक्र कीजिए ऊपर वाले का। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने किचन को थोड़ा सा समेट दिया है। हालांकि अभी बर्तन सिंक में हैं, वो मुझे साफ़ करने हैं, लेकिन पहले मैं ये जो धनिया है इसको थोड़ा दरदरा सा कर लेती हूँ मिक्सी जार में ही। मिर्चें भी मैं पीस लूँगी, लेकिन जो संतरे के छिलके हैं उनको अभी 1 से 2 दिन की धूप और लगानी पड़ेगी, तो उनको अभी मैं नहीं पीसूँगी। तो जो धनिया है ना, जैसा मैंने कहा कि मुझे उसको दरदरा करना है, पीसना नहीं है, बस 2 टुकड़े जिससे हो जाएं इस तरह के, वो मुझे करना है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में छौंक में इस्तेमाल होता है, या फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि दरदरा सा कुटा हुआ धनिया चाहिए, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जब मैं सौंफ धनिया का पाउडर बनाती हूँ तो उसमें तो वो लगभग पीस ही जाता है। तो बस यही वजह थी कि इसको मैंने अलग से सुखाया और अलग से ही इस तरह से दरदरा करके रख दिया है। तो अभी ये पिस गया है, पिसा नहीं है एक्चुअली, दरदरा हुआ है। तो इसको मैंने थाली में इस तरह से फैला दिया है, क्योंकि कोई भी मसाला आप पीसो मिक्सी में, उसको कभी भी डायरेक्ट जार में मत भरिए, वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें हल्की सी गर्माई रहती है। इसीलिए मैंने उसको भी फैला दिया है, और काम को मैं बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कि सीक्वेंस वाइज करती जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मसाले पीसे, उनको मैंने थाली में फैला के रख दिया है। तब तक वो मसाले ठंडे होंगे, उनको जार में भरने की बारी आएगी, तब तक मैं ये जो बास्केट वगैरह है मेरी, इनको क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि करीब 1 हफ्ता मैं बेड रेस्ट पे रही, तो काम छोटे मोटे ही हो पा रहे थे, ये सब काम करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये सारी ही क्लीनिंग मैं हफ्ते में 1 बार करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी 2 बास्केट आप देख रहे हो, ग्लास नुमा जो हैं, इनमें मैं ये चम्मच कांटे वगैरह सब रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, चम्मच को मैंने रखा है
तो जो चम्मच का मुंह है वो ऊपर की साइड है, लेकिन जब हम कांटे रखते हैं ना, और अगर आपने इस तरह से करके रख दिए तो कभी कभी जल्दबाजी में हमें लेना होता है उसमें से कांटा, या बच्चों को किसी को लेना होता है तो हाथ में लग सकता है। इसीलिए जो कांटे होते हैं उनका मुंह मैं हमेशा नीचे की तरफ करके रखती हूँ। चम्मच का बेशक आप सीधा ही रखिए, लेकिन कांटे हमेशा नीचे की तरफ करके रखिए। साथ ही ये चॉपस्टिक हैं जो स्टील की हैं, ये एक स्ट्रॉ है जो स्टील का है, अगेन मेरी बेटी का है ये। और इसके साथ ही इसके साफ़ करने का ना ये ब्रश भी आता है, बिल्कुल बारीक सा। करीब शायद 2 से 3 साल पहले मैंने ख़रीदा था, याद नहीं मुझे कि आप लोगों के साथ शेयर किया था या नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक का बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आप एक बार ले लीजिए, लाइफ टाइम ये आपके पास रहेगा। साथ ही ये छोटी छोटी कुछ चम्मच, छोटे छोटे कांटे मेरे पास हैं जो बहुत काम आते हैं रसोई में। देखने में तो लगता है कि इनका कोई काम नहीं, लेकिन ये बहुत काम आते हैं, इसलिए मैं इनको रखती ज़रूर हूँ। और इनको भी मैं इसी छोटी सी बास्केट नुमा जो है मेरे पास उसमें रख लेती हूँ। और ये जो ग्लास टाइप आप देख रहे हो ना बास्केट छोटी छोटी, जिसमें मैंने ये चाकू और चम्मच वगैरह रखी हुई हैं, ये सिर्फ 10-10 रुपए की हैं। 3 साल पहले मैंने अपने मायके से ख़रीदी थी, मैं अपने मायके गई थी ना, तब वहाँ से मैंने ख़रीदी थी। अभी आप देख रहे हो कि चाकू, कैंची वगैरह, इनको भी मैंने नीचे की साइड करके रखा है। अगेन वही कि जब कोई इसमें से लेना चाहे उन चीज़ों को, तो उनके हाथ पे ये चीज़ लगे नहीं, मतलब कहीं से भी किसी एक्सीडेंट का डर ना रहे आपको। और साथ में एक ये और बास्केट है जिसमें मैं ये जो तेल की बोतलें हैं इनको रखती हूँ। और ये वाली जो 2 बास्केट हैं ये एक्चुअली करीब 14 साल पुरानी हैं। एक बार एक सेल लगी हुई थी, उसमें ये 3 का पैक मुझे मिला था। एक बड़ी बास्केट है जिसके ऊपर लिड है, वो मैंने अंदर रखी हुई है कमरे में, और ये 2 बास्केट मैंने यहाँ पर रसोई में रखी हुई हैं। तो जब बास्केट के अंदर कोई सामान रखा होता है ना, तो आपको एक एक सामान हटा के उसकी सफाई नहीं करनी होती। जैसे ये तेल की बोतलें हैं, घी का डब्बा है, आसानी से एक बास्केट के अंदर आ गया। तो अब जब मुझे सफाई करनी है तो सिर्फ मुझे ये बास्केट खिसकानी है और इसके नीचे से सफाई कर देनी है। बार बार मुझे एक एक चीज़ हटानी नहीं पड़ेगी। तो छोटी छोटी जो बास्केट है ना, काम बहुत आती हैं। हालांकि मैंने उसके बाद कुछ खास बास्केट्स वगैरह ख़रीदी नहीं, जो हैं उन्हीं से ही काम चला लेती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो जितना है काफ़ी है, बल्कि कहूँ तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इनसे भी मेरा काम आसानी से चल जाता है। तो बास्केट्स को रखने से पहले मैंने वो जगह अच्छे से क्लीन कर दी थी, और उसके बाद ये जो दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं इनकी जगह पे लगा रही हूँ। यही रूटीन मेरा सुबह को भी होता है कि जो रात के धुले हुए बर्तन हैं उनको मैं सुबह स्टैंड पे लगाती हूँ। साथ के साथ धो के बर्तनों को स्टैंड पे मैं कभी नहीं रखती, क्योंकि एक तो स्टैंड पे भी जंग लगने का डर रहता है, और दूसरे फिर बर्तनों पर भी वो निशान रह जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प सी बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने भी ये कहीं से सीखा ही है। देखिए, जैसे अभी हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं ना, सिंपली सा एक उदाहरण है, हो सकता है आपको थोड़ा फ़नी भी लगे। मैंने सारे बर्तन बाहर निकाले, छोटे बड़े जितने भी हैं सबको सेग्रीगेट किया। जैसे आप देख रहे हो, चम्मच अलग हैं, ग्लास, कटोरी, थाली, कुकर, कढ़ाई सब अलग है। तो इसी तरह से ना हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, छोटी बड़ी, कोई कढ़ाई के साइज़ की, कोई कुकर के साइज़ की, कोई चम्मच के साइज़ की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने किया, सारे बर्तन बाहर निकाले और सिंक को अच्छी तरह से मांजा। यही हमें अपने दिमाग के साथ भी करना है। समस्याएं चाहे 10 हों या 100, सबसे पहले उनको अपने दिमाग से बाहर निकालिए। बाहर कैसे आप निकालेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका है हर एक समस्या को एक पेपर पे लिख देना। समस्याएं चाहे छोटी से छोटी हों या बड़ी से बड़ी, यकीन मानिए जब आप उनको किसी पेपर पे लिखते हैं ना, जैसे हम डायरी लिखते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप किस चीज़ से परेशान हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने सिंक को मांजा, उसी तरह से आप अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए, क्लियर कीजिए पेपर पे अपनी उन समस्याओं को निकाल के। उसके बाद अब जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, कि कभी कटोरी उठा के मांजी, फिर ग्लास उठा के मांजा, फिर उसके बाद चम्मचें मांजी, तो इसी तरह से आप एक एक करके देखिए कि कौन सी समस्या आपको पहले सुलझानी है। क्योंकि जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं ना, तो सच बताऊं, कितना भी तेज़ दिमाग इंसान हो वो हार मान जाता है।
तो ढेर सारी समस्याओं से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका मुझे यही लगता है, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि मैंने सिंक से सारे बर्तनों को पहले बाहर निकाला। इसी तरह से आप सारी समस्याओं को पहले अपने दिमाग से बाहर निकालिए। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि आप पेपर पे अपनी समस्याओं को लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे तब तक आप उन समस्याओं का समाधान कभी नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती हैं, और समस्याएं प्लस ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को ओवरफ्लो कर देती हैं। यानी कि दिमाग एक टाइम के बाद सोचना समझना सब बंद कर देता है। परेशान तो ज़रूर रहता है हमारा दिमाग, लेकिन सच बताऊं उस परेशानी का हल हम नहीं निकाल पाते। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जैसे कि अभी मैंने सिंक से बाहर सारे बर्तनों को निकाला, तो आप भी परेशानियों को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और फिर एक एक करके उन परेशानियों से डील करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वे परेशानियां आपकी धीरे धीरे सॉल्व ज़रूर हो जाएंगी। अपनी अभी तक की लाइफ में मैंने इतना तो ज़रूर सीख लिया है कि समस्याएं चाहे छोटी हों या बड़ी, वो हल ज़रूर हो जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई समस्या हल होने में ज़्यादा टाइम लेगी, कोई चुटकियों में हल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी है सब्र बनाए रखना, क्योंकि जब तक हम सब्र बनाकर नहीं रखेंगे, छोटी से छोटी समस्या भी हमें ढेर सारी परेशानियाँ देकर चली जाएगी। और यकीन मानिए जब आप सब्र करना सीख जाएंगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये समस्याएं ही हैं जिन्होंने आपको इतना मैच्योर किया है। उसके बाद आपको समस्याएं नहीं लगेंगी। उसके बाद आपको हर एक समस्या में सीखने का एक मौका दिखाई देगा, जैसा कि अब मेरे साथ होता है। पहले मैं भी बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती थी और कभी कभी अब भी हो जाती हूँ, लेकिन हाँ, इतना मैंने ज़रूर सीख लिया है कि कोई भी परेशानी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है। और उसके बाद हम उस परेशानी से परेशान होने के बजाय उससे सबक लेना सीख जाते हैं। तो इतना कुछ शेयर करने का मेरा मकसद आप लोगों के साथ बस यही था कि समस्याएं हम सभी की ज़िंदगी में हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई समस्या ना हो, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है उस समस्या से बाहर आने का। आप लोगों का क्या तरीका है अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मदद मिल सके। तो यहाँ पर ढेर सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया, और ये देखिए मेरे एप्रन का हाल। अगर एप्रन ना पहना होता तो यही हाल मेरे कपड़ों का भी होता। फ़िलहाल किचन टॉवल को अच्छे से धो के मैंने सुखा दिया है, और अब बारी आई इन मसालों को अपनी अपनी जगह पर रखने की। तो जो मसालेदानी है ना, उसको मैं धोती तो करीब 1 महीने में हूँ, क्योंकि इतनी गंदी होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, हफ्ते में एक बार इसको हल्के गीले कपड़े से मैं साफ़ ज़रूर कर देती हूँ, जो कि मैंने अभी किया। और सबसे नीचे एक पेपर बिछा देती हूँ, ताकि कोई भी मसाला अगर गिरे तो वो उसी के ऊपर गिरे। और ये लगभग सभी करते होंगे अपने घर में, कोई नई बात नहीं है। तो जो धनिया मैंने कूट के रखा था, मतलब उसको थोड़ा सा कुटा कुटा ही मैंने बनाया था, उसको मैंने मसालेदानी में भर दिया है। बहुत सी चीज़ों में ये काम आता है, छौंक लगाने में। और अब बारी है इन मिर्चों को इस छोटी सी कांच की बोतल में भरने की। तो कांच की बोतल में भरने के लिए मैं ये छोटी सी चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैंने बताया था ना कि जो छोटी छोटी चम्मचें हैं, इनको मैं रखती हूँ किचन में, कभी भी इनको निकालती नहीं हूँ किचन से, क्योंकि इस तरह की जो छोटे मुँह वाली बोटल्स होती हैं ना, इनमें सामान भरने में ये चम्मचें बड़ी ही काम आती हैं। और ये जो बोटल्स हैं ये भी मैंने रीयूज़ की हुई हैं। ये ऑरिगेनो की बोटल्स हैं, जिनमें मैंने भुना हुआ जीरा रखा हुआ है, मिर्च रखी है, एक आध बोतल अभी खाली भी रखी हुई है। और ये जो डब्बा है जिसमें मैंने ये सारी कांच की बोतल्स रखी हुई हैं, ये एक्चुअली एक शर्ट का डब्बा है, जिसको मैंने इस तरह से रीयूज़ किया हुआ है। अब आ जाते हैं वापस किचन में। तो ये जो धनिया है अभी बच गया है। अभी कोई डब्बा मेरे पास ऐसा धुला हुआ नहीं है, छोटा डब्बा नहीं है एक्चुअली, तो जब होगा तो इसको मैं तब भरूंगी। साथ ही ये जो 2 डब्बे आप देख रहे हो ये धुले हैं, क्योंकि धीरे धीरे किचन की सफाई मैं करती जा रही हूँ। एक साथ तो खैर नहीं होगी, लेकिन हाँ
थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके किचन को मैं अपने क्लीन करती जा रही हूँ, जो कि होली तक हो ही जाएगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। और संतरे के छिलके अभी एक दिन की धूप और लेंगे, उसके बाद मैं उन्हें पीसूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी ज़रूर। तो ये जो बेसन मैंने भुना था ना, अभी इसको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ भूनने के करीब 3 दिन बाद मैं इसके लड्डू बना पाई थी, क्योंकि काम कर तो रही हूँ लेकिन उस स्पीड से अभी मुझसे काम नहीं हो पा रहा है कि जल्दी जल्दी सब काम कर लूँ। अब यहाँ पर सारा काम निपटा कर मुँह हाथ धोकर मैं आ गई हूँ दोबारा से अपने कमरे में, क्योंकि मुझे अपनी कमर की सिकाई करनी है। बहुत देर से खड़े खड़े कमर में फिर से दर्द होने लगा है और मैं नहीं चाहती कि फिर से मुझे बेड रेस्ट करना पड़े, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी काम का नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी है जो अपनी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। ये व्लॉग जैसे मैंने कहा कि 20 तारीख का है और 19 तारीख से उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तो 20 तारीख की उसकी छुट्टी थी, इसलिए वो नेक्स्ट पेपर की अपनी तैयारी कर रही है। अभी यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा अगले दिन का काम देख रही हूँ, मतलब मुझे क्या क्या करना है या वीडियोस में मुझे क्या क्या करना है। हालांकि मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब आदत होती है किसी काम को करने की, लिखने की, तो बस वही जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी परेशानी है उसको लिख लीजिए, कोई भी रूटीन है उसको लिख लीजिए, तो आसान हो जाता है उस काम को करना। वही मैं भी करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ये रजिस्टर कह लीजिए या डायरियाँ हैं, पुरानी ही हैं हालांकि, तो उन्हीं को मैं यूज़ करती रहती हूँ और उन्हीं में मैंने ढेर सारी वीडियोस के आइडिया भी लिखे थे। नवंबर में भी मैं बीमार हुई थी, तब भी मैंने ढेर सारे आइडियाज़ लिखे थे। अभी भी स्लिप डिस्क होने से पहले मैंने लिखे हुए थे ढेर सारे आइडियाज़ कि मुझे ये वीडियो बनानी है, ये बनानी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही हो जाएगा सब काम। अगर कोई काम रह गया है तो शायद वो रह ही जाना था, उस काम को होना ही नहीं था, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें वो काम करना था, लेकिन जो काम जिस टाइम पे होना है वो सच बताऊं उसी टाइम पे होगा। और ये जो पेपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वही हैं जिनमें मैंने अपने वीडियो के आइडियाज़ लिखे हुए थे। तो अभी इनको मैं हटा देती हूँ, बाकी की आइडियाज़ जो हैं उन पर मैं धीरे धीरे काम करती रहूँगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। और जैसे मैंने बताया ना कि डायरीज़ वगैरह कोई नई नहीं खरीदी मैंने, यही सब पुरानी ही है मेरे पास। और इसमें ये ढेर सारे आइडियाज़ जिनको मैं लिखती रहती हूँ, कट करती रहती हूँ, कुछ वीडियोस बना पाई, कुछ नहीं बना पाई, लेकिन खैर जो भी हो, इतना सीरियसली नहीं लेती मैं इन चीज़ों को। अगर काम हो पा रहा है तो कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है तो रुक जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बस मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर पाई और आगे मैं क्या कर पाऊंगी। क्या नहीं कर पाई उस पे मैं फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अभी जैसे यहाँ पर कुछ आइडियाज़ मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कुछ अगले दिन के लिए भी मैंने प्रिपरेशन की थी, जिसको मैंने लिखा ज़रूर था, लेकिन सच बताऊँ मैं कर नहीं पाई थी। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मुझे दाल के पराठे बनाने हैं, बैंगन का भरता बनाना है, पनीर बिरयानी बनानी है, लेकिन वो मैं अब नहीं बना पाई थी। उसके 3 दिन बाद मैं इस काम को कर पाई थी। तो जैसे मैंने कहा कि काम जब हो, जैसे हो, उस तरीके से कीजिए, बिना बात अपने दिमाग में इतना प्रेशर मत डालिए कि यही करना था और ये तो हुआ ही नहीं। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, यकीन मानिए और थोड़ा सब्र रखिए। अब सारा काम निपटा कर मैं चली थी सोने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि किचन में एक काम और बच गया है, जैसा कि हम सभी के साथ होता है। बादाम भिगोने रह गए थे, बस वही मैं भिगोने आई हूँ। अब किचन का काम मैं रैप अप करती हूँ और इसी के साथ एंड करती हूँ इस लंबी सी बातों भरी वीडियो का। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।